Hi friends, I welcome you all at Crack Grade B. In the video lecture series of Industrial Relation Labor Laws, today we will discuss model questions based upon this Industrial Relation Labor Laws and Social Security. In this video, we will see what types of questions you can expect in this UPSC EPF exam 2020. Before moving ahead, I would like to inform you that हमने अपने सारे जो मटेरियल हैं उन पर 25% डिस्काउंट दे दिया है। अगर आप ये मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो उनके रेट को रिवाइज कर दिया गया है। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और इंडियन इकोनॉमी को खरीदना चाहते हैं उसकी कॉस्ट है 1299। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को खरीदना चाहते हैं इट विल कॉस्ट यू 1099। और आप अगर केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी को खरीदना चाहते हैं इट विल कॉस्ट यू 899। अभी एक नया प्रोविजन भी हम लोगों ने शुरू किया है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप हमारे मटेरियल को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 799। आपको कोर्स के फीचर में एक बार दोबारा बता देता हूं, हम केवल इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही कवर कर रहे हैं और इसकी हार्ड कॉपी प्रिंटेड नोट के फॉर्म में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लेबर कोड्स हैं वो हमने अपने मटेरियल में अपडेट किए हैं, शॉर्ट फॉर्म में किए हैं। जो 260, 120 पन्ने के जो लेबर लॉ गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं उनके रूल्स को बनाया है वो हमने केवल शॉर्ट फॉर्म में और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखकर उनको कन्वर्ट किया है छोटे छोटे नोट्स के अंदर। तो अगर आप ये हमारा मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो रजिस्टर करें www.crackgradeb.com, देन वेरीफाई करें अपने ईमेल एड्रेस पर और सब्सक्राइब करें। वहां से जाके आप हमारे इस मटेरियल को खरीद सकते हैं। तो my first question for today is, which one of the following approach view the organization is perceived as being made up of powerful and divergent subgroups, management and trade unions? देखिए, आपने मेरे वीडियोस को देखा है तो अच्छी बात है। अगर आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपने पर्सपेक्टिव के बारे में जरूर पढ़ा होगा और थ्योरी रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन से लिया गया है। तो आप देखिए ध्यान से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच व्यू द ऑर्गेनाइजेशन इज परसीव्ड एज बीइंग मेड अप ऑफ पावरफुल एंड डाइवर्जेंट subgroups, management and trade unions. Your options are pluralistic perspective, social, psychological perspective, Marxist approach and unitary perspective. फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। एज वी ऑल नो दैट देयर आर टू पर्सपेक्टिव जो एक दूसरे से विपरीत है, अपोजिट है। कौन कौन से हैं वो? एक है आपका प्लूरलिस्टिक जिसकी मैं बात कर रहा था और एक है यूनिटरी पर्सपेक्टिव। यूनिटरी पर्सपेक्टिव का जो मेन टारगेट होता है उसमें इंडस्ट्रीज के अंदर वर्कर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयर, इन तीनों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है और ये एक हैप्पी फैमिली की तरह काम करते हैं। बट व्हाट अबाउट द प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव? इन प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव ये कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको मानते हैं इनएविटेबल। मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है तो उनकी कंडीशन या उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से the pluralism in the organization is perceived as being made up of powerful and divergent subgroup. वो ये मान के चलता है कि इंडस्ट्री मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन से बनी हुई है और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है, वो होगा ही होगा। तो इस बात को मानकर अगर हम चलते हैं तो इसमें कई सारे डाइवर्जेंट सब ग्रुप्स होंगे और उनके बीच में किसी भी चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट को लेके हो, चाहे वो प्रोडक्शन को लेके हो, चाहे वो लेबर वेलफेयर को लेके हो। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको भी सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, जस्ट लाइक कॉन्फ्लिक्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग।
तो my main point is that pluralistic perspective is related to management and divergent powerful subgroups, और इस तरह के पर्सपेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है. ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल रिलेशन डील विद आइदर द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और the relation between the occupational organization themselves. This definition is given by which one of the following? देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके कई सारी डेफिनेशंस आई हैं, कई सारे स्कॉलर्स हुए हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने अपने डेफिनेशंस दी हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके. तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो किसने दी है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है. योर ऑप्शंस आर ILO, एनसाइक्लोपीडिया, एलन फ्लैंडर्स एंड H.A. क्लैग. फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ILO. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी थी. इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली ILO ने क्या बोला था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन डील विद आइदर द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये डेफिनेशन उसने किस बेसिस पर दी? उसने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन and protection of the right to organize and right of collective bargaining के बेसिस पर इस डेफिनेशन को दिया. तो आई मीन टू से हेयर दैट इस तरह की जो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने दी हैं और इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ने दी हैं, उनको आपको अपने माइंड में लेके चलना है. कीप इट इन योर माइंड. इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और आने के चांस भी हैं. ओके, नाउ third question is vocational and technical training of labor defined under the union list, state list और concurrent list. मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 100% कह सकता हूं कि आपने इन सारी लिस्ट को अच्छे से पढ़ा होगा. बट माई सब्जेक्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी. तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर में फ्रेम किए हैं और हमारी टेस्ट सीरीज में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार किया है. और आप अगर पिछले साल का पेपर उठाएंगे तो उसमें भी वोकेशनल, कॉन्करेंट, यूनियन और स्टेट लिस्ट में जो ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कॉन्करेंट लिस्ट में चीजें दी गई हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. तो आप इन तीनों लिस्ट में एटलीस्ट कम से कम अपने सब्जेक्ट की चीजों को छांट कर पढ़ना शुरू कर दीजिए. तो फर्स्ट आई विल गिव यू आंसर. मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूं. वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर डिफाइंड अंडर द यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट. लेट्स सी द आंसर. आंसर इज कॉन्करेंट लिस्ट. आप जाके देखेंगे जब कॉन्करेंट लिस्ट को, कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 25 पर आप देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एंट्री 63, 64, 65 एंड 66 ऑफ लिस्ट 1 दैट इज यूनियन, एंड वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर इज डिफाइंड अंडर एंट्री 25 ऑफ द कंट्री लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. तो ये आपको आइडिया लगा हुआ इस तरह का क्वेश्चन कहां से फ्रेम हुआ और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो. नाउ ये क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप अपना अंदाजा लगाइएगा. ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इज डिफाइंड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल. डीपीएसपी जिसने पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को वन गो में विदाउट वेटिंग अ सेकेंड लगा देगा, क्योंकि डीपीएसपी को याद करना फॉर एनी एग्जाम, नॉट फॉर यूपीएससी ईपीएफओ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, इसकी अपनी एक महत्वता है. तो ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इज डिफाइंड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल. बताएं आप इसका आंसर. देखिए इसका आंसर होगा आर्टिकल 42. आप डीपीएसपी जाके चेक कर लेना, जिसमें क्लियर डेफिनेशन लिखी है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. इस पर क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है. वो वर्ड मैटरनिटी रिलीफ डाल देगा कि ये किस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दिया हुआ है. तो मैटरनिटी रिलीफ के केस में भी आपको आर्टिकल 42 ही याद रखना है. राइट नाउ अवर
Fifth question, sentiments and the feeling of employer motivate to do welfare activities so that he can get emancipation in the future, in this life or in the life of afterwards. Options है the theory of bringing peace, the theory of trusteeship, the theory of religion, the theory of function. देखिए लेबर वेलफेयर की जो थ्योरीज है वो मैंने अपने वीडियोस में भी डाली है और आप भी पढ़ रहे होंगे और इनको रिवाइज भी कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा द थ्योरी ऑफ रिलीजन। इसको मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि एग्जांपल देके कि टाटा है, टाटा कुछ लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहा है, लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी जा सकती हैं, किसी एक्ट के थ्रू भी करनी है, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलीजन क्या बोलती है कि जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, जस्ट लाइक टाटा, वो इस तरह की एक्टिविटीज को इस इमेंसिपेशन के साथ कर रहा है कि फ्यूचर में या आफ्टरवर्ड जो लाइफ होती है वहां पे जाके इसको इसका बेनिफिट मिलेगा। आई मीन टू से कि उसने किसी भी फैक्ट्री में लेबर वेलफेयर को लेके उसने कंबल बंटवा दिए, उसने कुछ अपने यहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूशन खोल दिया, हॉस्पिटल खोल दिया फ्री लेबर उनके लिए, लेबर वर्कर्स के लिए। तो ये उसने ये सोचकर खोला कि आफ्टरवर्ड्स जो लाइफ है उसमें उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग है एम्प्लॉयर की टू मोटिवेट करने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट था इट इज टोटली एंड 100% रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ द रिलीजन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग स्ट्रेंथ? देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग से एक क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे पढ़ते ही इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। What is you mean by the bargaining power and bargaining strength? Your options are the ability of the labor and management to secure outcomes from the negotiation process which are favorable to their own interest. The ability of workers to show the strength of the trade union for collective bargaining, power of the representative of the worker to bargain with the management and none of these. तो इस स्टेटमेंट को लेके आप क्लियरली यहां से शो कर रहे होंगे कि जो उसने पूछा है वो आंसर नंबर ए में कहीं ना कहीं जाके फिट हो रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी ये है कि बार्गेनिंग और बार्गेनिंग पावर और बार्गेनिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ द लेबर मैनेजमेंट टू सिक्योर फ्रॉम द नेगोशिएशन प्रोसेस विच आर फेवरेबल टू देयर ओन इंटरेस्ट। द सिचुएशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेनी फैक्टर सच एज द डिग्री ऑफ यूनियनाइजेशन, स्ट्रेंथ ऑफ लीडरशिप। आई मीन टू से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट बार्गेनिंग पावर और बार्गेनिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट टू सिक्योर आउटकम्स फ्रॉम द नेगोशिएशन प्रोसेस। वर्कर्स और मैनेजमेंट अगर लड़ जाते हैं तो बार्गेनिंग या बार्गेनिंग पावर या बार्गेनिंग स्ट्रेंथ के थ्रू ही तो उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, ठीक है। अकॉर्डिंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन वेजेस द फ्लोर पे पेबल टू एम्प्लॉयज विल बी चूजन इन मीटिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट। देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली लिया गया है कोड ऑन वेजेस से। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म होगा, जो मिनिमम वेजेस को डिफाइन करेगा, फिक्स करेगा हर 5 साल के अंदर, तो उसके जो मेंबर्स हैं उसको लेकर अगर हम बताएं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ये एडवाइजरी बोर्ड क्या करता है? मिनिमम वेज को फिक्स करता है। तो इसके कुछ मेंबर्स होते हैं, तो उस मेंबर्स में से कौन सा मेंबर नहीं है या स्टेटमेंट गलत है वो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने कोड ऑन वेजेस पढ़ लिया होगा तो आप जरूर इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसके ऑप्शंस है एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉय इन इक्वल नंबर्स, इंडिपेंडेंट पर्सन एंड 10 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए इसका आंसर होगा डी, क्योंकि यहां पर ये 10 नहीं है, यहां पर ये 5 है। 5 representatives of the state government will be chosen by the central government for representing in this central advisory board. Okay, solution ये है, ये आप इसको पॉज करके देख लेना। ये 5 है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर 10 किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप वहां पर फ्रेम देख सकते हैं। Now the last question for today is the Code on Social Security provide for the establishment of national and various state level boards for administering स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए जो बोर्ड, नेशनल एंड वेरियस स्टेट लेवल बोर्ड जो फॉर्म होंगे स्कीम्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, उसका वाइस चेयरमैन कौन होगा?
आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल बोर्ड ओनली, स्टेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। सेंट्रल बोर्ड जो फॉर्म होगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए, इसका वाइस चेयरमैन कौन होगा? ऑप्शंस, डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। आपको मैंने ऑप्शन बताया, इसका आंसर होगा दोस्तों सी। वाइस चेयरमैन जो है वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का होगा। अब ये मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है, तो इस सॉल्यूशन को आप पॉज करके देख लेना। देखिए ये जो बोर्ड है, बोर्ड में यूनियन मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होगा, सेक्रेटरी जो है वाइस चेयरपर्सन होगा, 40 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 7 मेंबर्स। इन 40 मेंबर्स में से ये सारे के सारे मेंबर्स इस 40 मेंबर्स को कंप्लीट करेंगे, और लास्ट में डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर जो है इसका मेंबर सेक्रेटरी होगा एक्स ऑफिशियो। तो जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड जो फॉर्म होगा उसके मेंबर्स के बारे में ये यहां पर बताया गया है। ये हमने अपने मटेरियल में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। तो ये थे सारे दोस्तों क्वेश्चंस जिस पर मैंने आपसे डिस्कशन किया। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।